पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं। सबसे पहले अब हम इसमें बात करेंगे लीडर ऑफ द हाउस की। लीडर ऑफ द हाउस यानी कि लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस और राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस कौन होते हैं? लोकसभा में यूजुअली प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो। प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था उस टॉपिक में कि जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के ही मेंबर हों, वो राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर अभी तक ऐसे हैं जो लोकसभा के ना होकर राज्यसभा के मेंबर्स रहे हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर लोकसभा के मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर तो वही लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, लेकिन अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो किसी सीनियर मिनिस्टर को नॉमिनेट कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर देते हैं कि आप जो हैं वो लीडर ऑफ द हाउस होंगे। और इसी तरह से राज्यसभा में भी एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को वो नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ मिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ इज द लीडर ऑफ द हाउस इन लोकसभा, राइट? एंड जेपी नड्डा जी इज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। और ये जो पोस्ट है लीडर ऑफ द हाउस, ये कहाँ लिखी है, कहाँ मेंशन है? इट इज मेंशनड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा, इट इज मेंशनड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा। एंड लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा, इट इज मेंशनड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा। तो दोनों हाउसेस के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उनमें ये पोस्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। लीडर ऑफ द हाउस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इट इज मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ बोथ द हाउसेस। अब इनका रोल क्या होता है? हमें पता है कि लीडिंग पार्टी को लीड करेंगे, ऑब्वियसली जो रूलिंग पार्टी है उसको लीड करेंगे। जो भी गवर्नमेंट का काम हाउस में होना है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है? गवर्नमेंट के बिल डिबेट डिस्कशन आराम से चल रहे हैं, इस काम देखेंगे। अब इसी तरह से लीडर ऑफ द बिल, लीडर ऑफ द हाउस की तरह ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होते हैं? ये जो भी लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होगी उस हाउस में उसके जो हेड होंगे, लेकिन उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया के 10% वोट्स वगैरह हैं, वो देखते हैं हम। तो हेड ऑफ द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन द हाउस जो होंगे उनके जो हेड होंगे वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में सकते हैं। और देखिए इसको एक एक्ट से, कौन से एक्ट से? सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 से इस चीज को, इस पोस्ट को रिकॉग्नाइज भी किया हुआ है। इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है इस पोस्ट को। द पोस्ट इज officially recognized. The post is officially recognized under the salary and allowances of leaders of opposition in Parliament Act 1977. और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए इनके पास सारी वो फैसिलिटीज होती हैं जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के पास होती हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उनको सेम रैंक, सेम पे, सेम फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये स्टैट्यूटरी है पोस्ट, ये स्टैट्यूटरी है, एक लॉ से बनाई गई है, उसमें लॉ से मेंशन्ड है। और एलिजिबिलिटी जो भी अभी हम बात कर रहे थे वो क्या है कि 10% जो है वोट्स टोटल सीट्स की वो मिलनी चाहिए, यानी कि लोकसभा में मिनिमम 55 सीट्स मिलनी चाहिए, इसी तरह से राज्यसभा में मिनिमम 25 सीट्स मिलनी चाहिए उस पार्टी को। तभी उनके जैसे कि इस टर्म से, अभी 18th लोकसभा चल रही है, इससे पहले वाली जो टर्म थी उसमें किसी भी पार्टी को क्लियर 10% नहीं मिला था। तो फिर जैसे यहाँ में लिखा भी है, आफ्टर द 2014 लोकसभा इलेक्शन नो पार्टी क्वालिफाइड फॉर एलओपी सो द पोस्ट रिमेन वेकेंट, ठीक है? लेकिन अभी तो कौन है लीडर ऑफ हाउस? कौन कौन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन? कौन है? राहुल गांधी जी हैं इन लोकसभा एंड मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं इन राज्यसभा, ठीक है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो। 10% वाला आपको क्राइटेरिया याद रखना जरूरी है। फंक्शन इंपॉर्टेंट क्या होंगे? ऑब्वियसली बात है कि एक तो वो ऑपोजिशन की वॉइस बनेंगे पार्लियामेंट में, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। इंपॉर्टेंट कमिटीज के वो मेंबर भी होते हैं क्योंकि ऑपोजिशन को भी साथ लेके चलना जरूरी है। जैसे सीबीआई के डायरेक्टर लोकपाल कौन बना रहे हैं, विजिलेंस कमीशन में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन सब इंपॉर्टेंट कमिटीज के मेंबर भी होते हैं जहां पे इनकी सिलेक्शन होती है इनके हेड्स की। फिर गवर्नमेंट की पावर को बैलेंस करते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी एक पोस्ट है, क्योंकि ऑपोजिशन होगी तभी तो फायदा है। सिंगल पार्टी सिस्टम होगा तो थोड़ी डेमोक्रेसी रहेगी। और अभी जैसे मैंने आपको बताया यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की तरह उनकी रैंक होती है, वही सारी उनको फैसिलिटीज मिलती हैं। अब बात करते हैं विप की। ये क्या होते हैं? ये पार्टी अपॉइंटेड ऑफिशियल होते हैं। रूलिंग पार्टी में अपना होता है, ऑपोजिशन पार्टी में अपना होता है।
ठीक है, सब पार्टीज के होते हैं ये। इनका रूल क्या है कि पार्टी मेंबर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किस तरह से वोट करना है, किस तरह से बिहेव करना है, कि अलग अलग इश्यूज पे किस तरह से उनको करना है। फिर डिसिप्लिन और यूनिटी भी रहनी चाहिए पार्टी में, ये भी इंश्योर करना विप का काम होता है। अब विप भी कई तरह की होती है, एक 1 लाइन, एक 2 लाइन, एक 3 लाइन। 1 लाइन तो है कि बी प्रेजेंट, अटेंडेंस लगाओ, ठीक है, नॉर्मल बिल्स हैं, कुछ है, डिबेट्स हो रही हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, ठीक है। 2 लाइन में अटेंडेंस भी लगाओ और वोट जैसे कहा गया है वैसे देनी है। 3 लाइन में कि अटेंडेंस तो लगाओ, जिस तरह से स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्ट है कि अगर वायलेशन होगी तो आपको 10th शेड्यूल में डिस्क्वालीफाई कर देंगे, एंटी डिफेक्शन वाले उसमें। तो कंपल्सरी वोट करना आपको जरूरी है, इसमें डिजायरेबल है, इसमें जरूरी है। तो जनरली नो कॉन्फिडेंस मोशन है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास होना है, या गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही अगर किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट दूसरे लोग कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस किया है, तो ऑब्वियसली पार्टी चाहेगी कि सारे के सारे मेंबर्स हमारे प्रेजेंट हो, ठीक है, ताकि हम मोशन को लूज ना करें जो हमारे अगेंस्ट किया जा रहा है इंट्रोड्यूस। अब बात करते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। कई तरीके के सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। पहला है समनिंग। समन आपको पता है, बुलाना, ठीक है, बुलाना। कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाएंगे। और आपको ये सब हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे चलते हैं, हमें पता है। सेशन बुलाना दोनों हाउसेस का पार्लियामेंट के लिए बाय प्रेसिडेंट। ये हम ये भी पढ़ चुके हैं कि 6 मंथ्स का गैप हो सकता है बिटवीन 2 सेशंस, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता, यानी कि ट्वाइस अ ईयर तो होना है 2 सेशंस, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने इसके बारे में क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। और हमने जैसे प्रेसिडेंट के बारे, जब प्रेसिडेंट के टॉपिक हमने डिस्कस किया था तो भी बता दिया कि प्रेसिडेंट कौन कौन से जो है एड्रेस करते हैं, कौन कौन से सेशन, जैसे जो हर साल का पहला सेशन होता है बजट सेशन, उसको एंड आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन जो पहला सेशन होता है उसको भी प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, वो हम अलग बात कर चुके हैं। अब एडजर्नमेंट क्या होता है? एडजर्नमेंट क्या होता है? इसमें प्रेसिडेंट का रोल नहीं है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं, यानी कि लोकसभा में अगर है तो स्पीकर, राज्यसभा में है तो चेयरमैन, चेयरमैन यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। अभी हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट भी चुन लिए गए हैं कल। अब इसका मतलब क्या एडजर्नमेंट का? एडजर्नमेंट का मतलब है थोड़े से टाइम के लिए सस्पेंड कर दी गई है सिटिंग को, थोड़े से टाइम के लिए, हो सकता है कुछ घंटों के लिए की गई हो, मे बी फॉर फ्यू आवर्स, मे बी नेक्स्ट डे, मे बी नेक्स्ट वीक, यू नो, कि थोड़े टाइम के लिए की गई है, क्योंकि रीजन उसके जनरल यही होते हैं कि एक तो डिसऑर्डर हो गया हाउस में, वो कहते हैं ना नारेबाजी लग जाती है आजकल, तो काम है आम की ऑपोजिशन पार्टीज नारे लगा रही है एंड ऑल दैट, तो डिसऑर्डर हो जाता है। कोरम, कोरम अभी हम बात करेंगे कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि हाउस ऑफ द बिजनेस जो है चल सके, किसी मेंबर की डेथ हो जाए, लंच ब्रेक हो जाए, तो एडजर्नमेंट हो जाती है। वर्क सिर्फ पॉज होता है, जितना भी पेंडिंग बिजनेस है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, ऐसा नहीं है कि लैप्स हो जाएगा कुछ भी नहीं, ठीक है। एडजर्नमेंट सिनेडाए, ये देखिए क्या है, ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेंगे। इसमें डेट नहीं देते, जो ऊपर वाला एडजर्नमेंट है उसमें बताएंगे कि हम 4 बजे मिलेंगे, अगर 12 बजे एडजर्नमेंट किया है तो टिल 4 PM, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेट नहीं देते नेक्स्ट मीटिंग की, ठीक है। फॉर्मली क्लोज नहीं होता हाउस, हाउस इज नॉट फॉर्मली क्लोज, बट कोई डेट फिक्स नहीं की है। अब एडजर्नमेंट सिनेडाई कर दिया, मान लो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, बाद में प्रेसिडेंट उसको ओवर भी कर सकते हैं सेशन को, कैन, ठीक है। और ये हो सकता है कि बाद में, जनरली होता है ऐसे ही, पहले एडजर्नमेंट सिनेडाई कर दिया जाता है, बाद में प्रेसिडेंट जो है फॉर्मली क्लोज कर देते हैं प्रोरोग करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एट द एंड ऑफ द मॉनसून सेशन द स्पीकर में एडजर्न द हाउस सिनेडाई एंड देन प्रेसिडेंट इशूज ऑर्डर टू प्रोरोग इट। प्रोरोगेशन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। फॉर्मल एंडिंग एक सेशन की, फॉर्मल एंडिंग, ठीक है, कि कब सेशन खत्म हो रहा है। इसका क्या इफेक्ट होता है? देखिए, जितने भी नोटिसेस होंगे और मोशंस होंगे वो तो लैप्स हो जाते हैं, लेकिन बिल्स लैप्स नहीं होते। बिल्स जो कि बाद में अगर अप्रूव हो जाए तो एक्ट बनते हैं, प्रेसिडेंट जब उनको सेंड दे देते हैं, लेकिन नोटिसेस और मोशंस लैप्स हो जाते हैं, लेकिन बिल्स नहीं होते, वो अगले सेशन में जाएंगे फिर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। डिसोल्यूशन क्या होता है? डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा का होता है। डिसॉल्व कौन सी हाउस किया जाता है? सिर्फ लोकसभा की जाती है। इसको कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं, एंड ऑटोमेटिकली 5 ईयर्स पे हो जाता है। हम 83(2) के भी आगे बात करेंगे। कंप्लीट एंड ऑफ द लोकसभा लाइफ होती है, ठीक है। ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। प्रेसिडेंशियल डिसोल्यूशन अगर 5 ईयर्स से पहले भी एडवाइस ऑफ पीएम के कहने पे अगर पहले से कर दिया जाए तो। जितने भी बिजनेस होते हैं और बिल्स होते हैं वो लैप्स हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैं जो कि हैं तो वो लैप्स नहीं होते। और कुछ और भी होते हैं जो एक हाउस ने तो पास कर दिए बट दूसरे ने नहीं पास किए, तो वो भी लैप्स नहीं होते। वो जब अभी हम फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट देखेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे।
और फिर जैसे डिसोल्यूशन डिसॉल्व हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यू लोकसभा को तो इलेक्ट करना जरूरी है ही है। अब आर्टिकल 83 टू क्या कहता है? आर्टिकल 83 जो है, 83 टू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बात की गई है वो डिसोल्यूशन वाली बात की है। उसमें क्या बोला है कि स्टैंडर्ड टर्म लोकसभा की कितनी होगी? 5 ईयर्स होगी। स्टैंडर्ड टर्म होगी 5 ईयर्स, ठीक है। लेकिन और 5 ईयर्स वो काउंट कब से होंगे? फर्स्ट मीटिंग जो होगी लोकसभा की, जो फर्स्ट मीटिंग होती है, लोकसभा की जो फर्स्ट मीटिंग होती है उससे 5 ईयर्स काउंट होते हैं। और जैसे ही वो 5 साल पूरे हुए तो लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो जनरली जैसे 5 साल पूरे होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि आप डिसॉल्व कर दीजिए लोकसभा को, क्योंकि 5 ईयर्स पूरे हो गए और ऑटोमेटिकली उसने डिसॉल्व होना ही है। इमरजेंसी के टाइम पे हम ये पढ़ चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे 1 ईयर एट अ टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है टर्म ऑफ द लोकसभा, 1 ईयर एट अ टाइम कितनी भी बारी। लेकिन जब इमरजेंसी रुक गई है, खत्म हो गई है, उसके 6 महीने तक मैक्सिमम और कंटिन्यू कर सकती है लोकसभा। उस अदरवाइज वो डिसॉल्व हो जाएगी, उससे पहले ही इलेक्शंस कराने होंगे। तो जैसे यानी कि इमरजेंसी खत्म हुई तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शंस कराने ही होंगे, नहीं तो ये और लोकसभा उसके बाद एक्सटेंड नहीं हो सकती, ठीक है। व्हेन इमरजेंसी सीजेस टू एग्जिस्ट तो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक और कंटिन्यू किया जा सकता है लोकसभा की लाइफ को। ये हो गया 83 टू। कंपैरिजन देख लेते हैं फटाफट से। एक समनिंग देखिए और प्रोरोगेशन। समनिंग और प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। समन मतलब बुलाना, पार्लियामेंट को मीट करना, ये फॉर्मल एंड, यानी कि शुरुआत और एंड कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। बीच में जो टाइम वो है, ठीक है, कि थोड़ा टाइम के लिए सस्पेंड कर दे, टेम्परेरी ब्रेक या इंडेफिनेट ब्रेक जो है उसमें बिल्स कंटिन्यू करते हैं। बिल सोल्यूशन में डिसॉल्व कौन करेगा लोकसभा को? वो भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। उसमें लोकसभा की लाइफ एंड हो जाती है, ज्यादातर बिल्स लैप्स हो जाते हैं एक्सेप्ट फ्यू। याद रखने का तरीका वही है, एडजर्नमेंट, स्मॉल ब्रेक, सिनेट आई, इंडेफिनेट ब्रेक, प्रोरोगेशन, सेशन ओवर, डिसोल्यूशन, लोकसभा ओवर। ओके। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी भी है जो हमें पता होनी चाहिए। एक तो है कोरम ऑफ पार्लियामेंट। ये क्या होता है? कहते हैं ऐसा थोड़ी है कि अब सपोज करो कि लोकसभा में मेंबर्स ही नहीं पहुंचे, 5-7 मेंबर्स पहुंच गए तो थोड़ी बिजनेस हो सकता है लोकसभा का। भाई डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट रन करना है। कुछ मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं टू बी प्रेजेंट इन दी हाउस, लोकसभा में और राज्यसभा में, ताकि बिजनेस कंडक्ट किया जा सके। और वो क्या होता है? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो लोकसभा में 55 प्रेजेंट होने चाहिए अगर 545 मेंबर्स हैं, तो राज्यसभा में 25 होने चाहिए अगर 245 मेंबर्स हैं। तो अगर कोरम नहीं हो तो क्या होता है? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एडजर्न कर सकते हैं सिटिंग को, या सस्पेंड भी कर सकते हैं मीटिंग को जब तक कि कोरम प्रेजेंट ना हो। तो 1/10 मेंबर्स ज्यादा नहीं है, देखिए, ठीक है। लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25, इतने तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये है कोरम ऑफ द पार्लियामेंट। वोटिंग जो होती है, वोटिंग देखिए, कहीं पे एब्सोल्यूट, कहीं पे सिंपल मेजॉरिटी से वोटिंग की जाती है, कहीं पे एब्सोल्यूट से की जाती है, कहीं पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ये हम अलग अलग अभी तक भी हमने कई जगह बात की है कि किस तरह की वोटिंग की जाती है, एंड ये हम आगे भी बात, इसमें जितने जितने हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, जहां जहां इस बारे में बात आएगी तो वहां हम करेंगे। तो जनरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पहले वोट नहीं होती, बाद में होती है, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अलग तरीके की वोटिंग है, स्पेशल मेजॉरिटी है। पहले इंस्टेंस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट नहीं करते, लेकिन अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाती है तो हमने देखा था कि वो कास्टिंग वोट उनके पास होती है। लेकिन अगर उन्हीं के रिमूवल के लिए कुछ मूव हो रहा है रेजोल्यूशन, तो उनके पास नहीं होती है। ये सब हमने लोकसभा के लिए स्पीकर में के पास पहले इंस्टेंस में होती है, दूसरे इंस्टेंस में नहीं होती, राज्यसभा में इनके पास नहीं होती है। ये सब हम बातें बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को पार्लियामेंट में यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मेंबर परमिशन के, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन के साथ अपनी मदर टंग भी यूज कर सकते हैं। और आप सबने देखा होगा कानों में लगा के रखते हैं, क्योंकि वो साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन भी हो रही होती है, ठीक है। सारे अरेंजमेंट्स है पार्लियामेंट हाउस में, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऑफिशियली हिंदी और इंग्लिश को यूज किया जाता है पार्लियामेंट में। पहले ये था शुरू में कि 15 साल तक यूज किया जाएगा, 65 तक, ठीक है। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुई थी, तो 65 तक था कि इंग्लिश यूज किया जाएगा। लेकिन फिर बाद में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 ने इंग्लिश को आगे के लिए भी कंटिन्यू करवा के लिए प्रोविजन दे दिया था, हिंदी के साथ साथ। जितने भी बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जितने भी एक्ट्स बन जाते हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स होती हैं, वो बायलिंगुअल होती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपने देखा होगा जब भी कोई लॉ बिल इंट्रोड्यूस होता है तो दोनों लैंग्वेजेस में होता है, फिर वो एक्ट भी बन जाता है तब भी वो दोनों लैंग्वेजेस में
होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। अब एक और छोटी सी टर्म देख लेते हैं, लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग लोकसभा का जो लास्ट सेशन होता है, ठीक है, न्यू लोकसभा इलेक्ट हो गई है, न्यू लोकसभा इलेक्ट हो गई है, तो एग्जिस्टिंग लोकसभा का जो लास्ट सेशन होता है उसको बोलते हैं लेम डक सेशन। और जो मेंबर्स दोबारा इलेक्ट नहीं हो पाता किसी कारणवश, उनको लेम डक्स कहा जाता है। ऑन लाइटर नोट, ठीक है, तो लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड, उसको हम बोलते हैं लेम डक सेशन।